नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें आज हम जानने वाले हैं चैप्टर 2 का जो नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि हम पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने वाले। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पहले हम जान लेंगे, उसके बाद पृथ्वी के अंदर के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे पृथ्वी, उसके संक्षेप में। ठीक है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। उसके बाद परपटी के पृथ्वी के ऊपर वाले भाग के बारे में जानेंगे, परपटी के बारे में। फिर मेंटल के बारे में फिर जानेंगे, फिर क्रोड के बारे में जानेंगे, महाद्वीपीय परपटी के बारे में जानेंगे, महासागर की परपटी के बारे में जानेंगे, और सेल के बारे में जानेंगे, सेल और खनिज। ठीक है, उसको सेल के प्रकार। ठीक है, अग्नि सेल, अवसादी सेल और कांतरिक सेल। फिर उसको अग्नि सेल के 2 प्रकार होते हैं, उनके बारे में जानेंगे, है ना, अंतर्भेदी सेल और बाहरी भेदी सेल। फिर हम जानेंगे लावा के बारे में। ठीक है, लावा के बारे में जानेंगे, कांतरिक सेल में परिवर्तन के बारे में जानेंगे और जीवाश्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, एक एक करके सारे तथ्य को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के बारे में पहले देख लेते हैं। पृथ्वी प्राकृतिक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक प्राकृतिक ग्रह है, यानी कि प्लानेट है। ठीक है, जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण या परिक्रमण भी करती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी हुई है। यानी कि पृथ्वी, अब देखेंगे प्याज को जब काटेंगे तो एक के बाद एक लेयर उसका उभरता हुआ चला जाएगा, उसी तरह से पृथ्वी भी हमारा बना हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर गहरी होती है। मतलब कि जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उस स्थल भाग से, ठीक है, उस स्थल से 35 किलोमीटर तक गहराई तक, है ना, 35 किलोमीटर की गहराई तक परपट्टी ही कहलाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक गहराई तक, ठीक है, परपट्टी होती है। अब हम समझते हैं महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से 2 खनिजों से मिल करके बनी होती है, जिसमें से पहला है, मुख्य रूप से 2 खनिजों से मिल करके बनी होती है। पहला सिलिका, दूसरा एल्यूमिना। सिलिका को Cl भी कहते हैं। ठीक है, परपटी 2 खनिजों से मिल करके बनी। खनिज का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो पाई जाती है, जो भी पदार्थ, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, है ना, डायमंड हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ये सब पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, टाइल्स, मार्बल्स, है ना, ये सब पृथ्वी के अंदर से पाई जाती है खनिज, तो उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं महासागरीय परपटी। मुख्यतः ये भी 2 खनिजों से मिल करके बनी होती है, एक सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। ठीक है, इसको सीमा भी कहते हैं। सी का मतलब होता है, SI का मतलब सिलिका और Ma का मतलब मैग्नीशियम। मेंटल परपटी के ठीक नीचे, मेंटल यानी परपटी के ठीक नीचे, परपटी के बाद, ठीक है, ठीक नीचे मेंटल होता है।
जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी कि महाद्वीपीय स्तर से 35 किलोमीटर के बाद हमारा क्या शुरू होता है, मेंटल शुरू होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। क्रोड के बारे में जानते हैं। मेंटल की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है। अब हम रेडियस का मतलब समझते हैं कि जो हमारा सर्कल है यानी कि पृथ्वी है, इसके बीच वाले भाग यानी डॉट से ले करके इस सर्कल तक जो दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। क्रोड मुख्यतः निकिल एवं लोहे के बने होते हैं। क्या होता है? क्रोड निकिल और लोहे से बने होते हैं। इसे निफ़ी भी कहते हैं। ठीक है। निकिल, निफ़ी का मतलब होता है Ni का मतलब नी का मतलब निकिल और Fe का मतलब फेरस, निफ़ी भी कहते हैं। ठीक है, फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी हाई होता है केंद्र का। इसे आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप पढ़ भी लेंगे। अब हम समझते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। अब हम समझते हैं इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। इंजीनियर ने तेल की खोज में लगभग 6 किलोमीटर तक की गहराई कर दी, गहराई तक खोज की है, 6 किलोमीटर तक। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। पृथ्वी के आयतन यानी कि वॉल्यूम का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। मतलब कि ये जो हमारा जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जितना स्थान ले रहा है इसको घेरने के लिए, ठीक है, उस 100% स्थान में से सिर्फ 1% ही स्थान क्या है हमारा, पर्पटी है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा यानी कि पर्पटी है, बाकी उसके बाद और भी कुछ है इसके अंदर। 24% हिस्सा क्या है, मेंटल है, और 15% हिस्सा यानी 15% हिस्सा 84% हिस्सा क्या है, मेंटल है, और 15% हिस्सा कोड है यानी कि क्रोड है। ठीक है, कोड या क्रोड। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, मतलब कि ये जो हमारा सर्कल है पृथ्वी, इसके बीच वाले पॉइंट से और सर्कल तक की दूरी 6371 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। अब हम समझते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल को रॉक्स भी कहते हैं और खनिज को मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है। सेल पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो पर्पटी है, ठीक है, उस पर्पटी से, पृथ्वी की जो पर्पटी से बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी पर जो खनिज पाई जाती है उससे जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी के पर्पटी पर जो भी खनिज पाई जाती है, मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ है, खनिज है, मतलब कि खादान उसे खन करके निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो बाहर आता है, पर्पटी पे आता है, उसे हम सेल कहते हैं। अब हम समझते हैं सेल के प्रकार। अग्नि सेल, इग्नस रॉक्स, मतलब कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसे इस प्रकार बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है। तो सेल के प्रकार में अग्नि सेल यानी कि इग्नस रॉक्स भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा हो करके
ठंडा होकर ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को इस प्रकार बने सेल को अग्नि सेल कहते हैं। मतलब कि जो ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ज्वालामुखी क्या है, ये मान लीजिए कि आपका ज्वालामुखी है और यहीं से जो आपका जो मैग्मा है, मैग्मा क्या है, जो पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है, जो गर्म होता है और आग गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, गर्म होने के कारण वो द्रव अवस्था में आ जाता है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसी को हम मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब बाहर निकल आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जब लावा कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अग्नि सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्भेदी सेल, यानी कि इंट्रोसिव रॉक्स है ना, इसे द्रवित मैग्मा अंतर्भेदी सेल किसे कहते हैं समझ लेते हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार बने सेल को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक है, नोट, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों यानी कि बड़े चट्टान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे इसका रूप ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ग्रेनाइट को आप देख सकते हैं। ठीक है, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए, और इसी का उपयोग हम क्या करते हैं, इसे ग्रेनाइट पत्थर का आप देख सकते हैं। ग्रेनाइट एक पत्थर का नाम है। ये अभी यूज होता है का मसाला और दाना का चूर्ण बनाने के लिए, ना पीसने के लिए चक्की मिल में। अब हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप समझिए इसको, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, बाहरी भेदी सेल आप दूसरा समझते हैं, बाहरी भेदी है ना, अग्नि सेल यानी कि एक्सट्रोसिव इग्नस रॉक्स इसे कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है, ठीक है, तो आता है, ये तेज़ी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। देखिए, जो लावा, जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर के और वो बड़ा एक चट्टान बन जाता है, ठंडा हो जाता है, तो बाद में उस चट्टान का रूप ले लेते हैं, बड़े चट्टान का रूप, उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं, यानी कि इंट्रोसिव रॉक्स कहते हैं। ठीक है, जो बाहर में ठंडा होता है अंदर से निकलने के बाद उसे एक्सट्रोसिव इग्नस रॉक्स यानी कि बाहरी भेदी अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है, बाहरी भेदी अग्नि सेल कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो परपटी पर इस प्रकार बने सेल को बाहरी भेदी अग्नि सेल कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं अवसाद के बारे में। सेडिमेंट्स, सेल के छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो सेल टूट जाता है या वो किसी भी कारण से, पानी के कारण से, घर्षण के कारण से या फिर किसी दूसरे सेल में टकराने के कारण से, ठीक है, जो टूट जाता है उसे अवसाद कहते हैं। फिर अवसादी सेल मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जान लेते हैं। अदृढ़ मतलब कि हार्ड नहीं है ना, ये अ लगा हुआ। अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर हो जाते हैं। जो मतलब कि
रेत बना हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे सेल का जो कण है ना, वो दब करके, यानी कि ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ कर या किसी भी चीज़ का प्रेशर पड़ने के बाद, है ना, दब करके एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में बलुआ पत्थर, यानी कि बहुत दिनों से एक ही स्थान पर रहने के कारण और ऊपर से पानी का प्रेशर या किसी भी चीज़ का जब दबाव पड़ता है, तो उस दबाव से दूसरा पृथ्वी का खिंचाव बल, ठीक है, उस बल से, है ना, बलुआ पत्थर का निर्माण हो जाता है। उसे सैंड स्टोन भी कहते हैं। ये रेत के दानों से बनता है। जीवाश्म के बारे में जानते हैं। सेलों के परतों, है ना, सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। मतलब कि फॉसिल्स, मतलब कि जो सेल है हमारा, जो चट्टान है हमारा सेल है, ठीक है, उस पर जो जीव या जंतु, है ना, पेड़ पौधे, जीव जो मृत है, जो मरे हुए हैं, ठीक है, और उसका हमें लक्षण मिलता है मरे हुए का, जैसे कोई कंकाल मिलता है। आप डायनासोर के बारे में देखते हैं ना, डायनासोर वास्तव में तो आप उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन उसका हड्डी या कंकाल, पैरों का निशान, ये सब जो मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। काइनेटिक सेल में परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण काइनेटिक सेल में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों परिवर्तित शब्द का यूज किया गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। परिवर्तित शब्द का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से बदलता है, ठीक है, उसे हम परिवर्तित कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य अगर बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, बदलाव कहते हैं, ठीक है। ये भी बदलाव ही है, लेकिन प्राकृतिक रूप से परिवर्तित हो रहा है। अब हम समझते हैं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सेल चक्र, अब सेल चक्र के बारे में जानेंगे, है ना। रॉक साइकिल किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। किसी निश्चित दिशाओं में से, है ना, किसी निश्चित दिशाओं में से एक सेल से दूसरे सेल, यानी कि दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगली बार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।